नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 10 में हूँ आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हाजिर है, जिसमें बात होगी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी हुई, बात होगी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़ी हुई, जहां बात होगी वक्फ संशोधन बिल पर आज राज्यसभा में होने वाली है चर्चा। साथ ही साथ खबरें डालेंगे नजर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी, खेल की खबरें भी होने वाली है। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा पर। थाई प्रधानमंत्री के साथ आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी लेंगे भाग। देश भर में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता से जुड़ा वक्फ संशोधन बिल देर रात लोकसभा में पारित। बिल आज राज्यसभा में होगा पेश। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष करेगा विरोध। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर लोकसभा में प्रस्ताव पारित। आज राज्यसभा भी लग सकती है मोहर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मणिपुर में हालात अभी संतोषजनक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा। भारत पर लगाया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ। कई देशों ने जताया विरोध। और अमेरिका के टैरिफ से ग्लोबल मार्केट में मची हलचल। दुनिया में महंगाई बढ़ने और ट्रेड वॉर के गहराने की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में पीएम थाईलैंड पहुंचेंगे, जिसके बाद श्रीलंका जाएंगे। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगले 3 दिन मैं थाईलैंड और श्रीलंका में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। इससे इन देशों और बिम्स्टेक के साथ भारत का सहयोग मजबूत होगा। पीएम ने लिखा कि वो आज बैंकॉक में थाईलैंड के अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत थाईलैंड मित्रता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कल पीएम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शरीक होंगे। साथ ही थाईलैंड के राजा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि उनकी ये यात्रा श्रीलंका के राष्ट्रपति की सफल भारत यात्रा के बाद हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर थाईलैंड के भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ भारतवंशियों से बात की है हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी गुंबर ने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ की यात्रा कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जैसे आप देख रहे हैं, एक बुके है हमारे पास, पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। एंड मिलने के लिए हम बहुत बेसब्र हैं, वेटिंग कर रहे हैं उनकी आने की। बहुत बहुत एक्साइटेड हैं हम सब। ये सेकेंड टाइम है मोदी जी इधर हम सब के साथ मिलने आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड है। मोदी जी जाने जाते हैं अपने आत्मीय स्वभाव और जो डायस्पोरा है उसके साथ कनेक्ट के लिए, वो कनेक्ट आप कैसे फील करते हैं? बहुत ज्यादा। पहले तो हम बहुत गर्वित फील करते हैं कि वो आ रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के आने से हम सभी में काफी ऊर्जा है और उनके यहाँ से इस बिम्स्टेक की मीटिंग से दोनों देशों को काफी लाभान्वित होंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मराठी में बोलना चाहूंगी, आम्ही सगळे जण खूप खुश आहोत इथे येऊन। आणि आम्हाला जसं रश्मीने सांगितलं की वी आर द बुके ऑफ एव्हरी कम्युनिटी, सो मोदी जी इथे येतात, आम्ही सगळे खूप खुश आहोत। ये जो मोदी जी का यहाँ आना है, दो भारत और थाई मैत्री के बीच में उनके संबंधों का एक सेतु है। तो आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान की धरती थाईलैंड से। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग को मौका मिल रहा है दूसरी बार मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। उनको बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। We are having this rare opportunity to welcome and greet our dear Prime Minister today. जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं, तब से भारत और थाईलैंड के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं और दिन पर दिन होते जा रहे हैं। आज का दिन में मोदी जी को इधर स्वागत करना, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी है और हम लोग बहुत बहुत खुश हुए। इसलिए हम लोग काफी एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार मौका मिल रहा है मोदी जी से मिलने का। हम उम्मीद करते हैं दोनों कंट्री का और भी अच्छा रिलेशन हो जाएगा। We don't feel like we are not in India because culturally we are tied up. So we are happy to have Modi ji to visit us today. How's the Josh? It's high. It's very high. भारत माता की जय।
सो देखा आपने कि भारत के अलग अलग ढंग हों, लेकिन ये जो रंग हैं ये विविध हैं और ये भारत और एक श्रेष्ठ भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां हम आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए लगातार भारतीयों को लेकर आगे चल रहे हैं। विद कैमरा पर्सन सेंथिल, आंचल गुलाटी गुंबर, बैंकॉक, बिम्स्टेक। अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास, संपर्क और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के केंद्र में स्थित है। मैं बिम्स्टेक देशों के नेताओं से मुलाकात और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे सहयोग को और मजबूत करने के लिए रचनात्मक वार्ता की आशा करता हूं। सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों को और आगे बढ़ाने की साझा इच्छा के साथ मुझे प्रधानमंत्री शिनावात्रा और थाई नेतृत्व के साथ बातचीत का अवसर मिलेगा। हमारे रिश्ते साझी संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिक विचारों की मजबूत नींव पर आधारित है। थाईलैंड के बाद मैं 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा पर रहूंगा। बीते दिसंबर श्रीलंका के राष्ट्रपति के बेहद सफल भारत दौरे के बाद ये यात्रा हो रही है। हम साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के संयुक्त दृष्टिकोण पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही साझा उद्देश्यों को साकार करने के आगे के मार्ग पर मंथन को भी अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि ये यात्राएं अतीत की नींव पर आधारित होंगी और साथ ही हमारे लोगों और व्यापक क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे घनिष्ठ संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। कैसे सदस्य देश आने वाले समय में बिम्स्टेक विजन 2030 को अडॉप्ट करने के साथ सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक रिश्तों में नई दिशा देख रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे से खास बात की हमारे संवाददाता आंचल गुलाटी गुंबर ने। बिम्स्टेक सम्मेलन अपने आप में कितना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे साहब मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। इंद्रमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीडी न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। पहला सवाल यही है पांडे जी कि किस तरह से आप भारत का प्रतिनिधित्व देखते हैं बिम्स्टेक के इन तमाम देशों के साथ, कि ये कैसे एक सूत्रधार के रूप में आने वाले दशकों के लिए बिम्स्टेक को और मजबूत करेगा? भारत एक संस्थापक देश है बिम्स्टेक का, और भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बिम्स्टेक में क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए। भारत सुरक्षा, एनर्जी और डिसास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में कोऑपरेशन लीड करता है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद बिम्स्टेक पे काफ़ी ध्यान दिया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2016 में किस तरह से उन्होंने ब्रिक्स समिट के समय ये जो बिम्स्टेक के लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया था, और उससे क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली थी। इसी तरह से 2022 में उन्होंने $1 मिलियन ग्रांट अनाउंस किया था सेक्रेटेरिएट के लिए। सेक्रेटेरिएट ने उस ग्रांट को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी जो हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने में काफ़ी सहयोग मिला है हमें। आने वाले समय में आप कौन से उन आर्थिक क्षेत्रों को प्रमुखता से बिम्स्टेक देशों के साथ सनराइज सेक्टर्स के रूप में देखते हैं, जहां से अच्छे सकारात्मक आर्थिक परिणाम सामने आएंगे? देखिए, हमारा बिम्स्टेक का एजेंडा काफ़ी बड़ा है। उसमें 15 क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें व्यापार का क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया ऊर्जा का है, ब्लू इकोनॉमी है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का है। तो ये सभी सेक्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये ज़रूरी है कि इन सभी क्षेत्रों में हम सहयोग को आगे बढ़ाएं, और भारत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में। इस बार के बिम्स्टेक सम्मेलन में बैंकॉक बिम्स्टेक विजन 2030 को अपनाने की बात की जा रही है। ये विजन आखिर किस तरह से दूरदर्शी साबित होगा? देखिए, पिछले साल जो है हमने बिम्स्टेक चार्टर को अडॉप्ट किया था, जो हमारे लिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक देश के लिए, उस तरह का मसवदा है। अब हम जो है बिम्स्टेक विजन 2030 अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप दिखाएगा कि हम किस तरह से सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं। और सारे जो हमारे देश हैं सभी राजनीतिक रूप से पूरी तरह समर्पित है बिम्स्टेक को आगे बढ़ाने के लिए, और ये बिम्स्टेक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि सारे देश
समर्पित हैं कि क्षेत्रीय सहयोग को बिम्स्टेक के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल आखिरी में सवाल है कि जब बहुत आगे जाना होता है तो कई चुनौतियां भी रास्ते में आती है, तो इन चुनौतियों को पार पाने के लिए तमाम जो बिम्स्टेक के देश हैं वो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए, देशों में सामंजस्य है और देशों में प्रतिबद्धता है कि वो सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, पर कुछ ऐसे जो शॉर्टकमिंग्स थी हमारी इंस्टीट्यूशनल, उनको भी एड्रेस करने की प्रतिबद्धता है। तो पिछले साल हमने एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप सेटअप किया था। उस ग्रुप ने अपने रिकमेंडेशंस दी है और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो रिपोर्ट इस शिखर बैठक में अडॉप्ट होगी, लेकिन उसके अडॉप्शन के पहले ही जो सदस्य देश हैं उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज़ से ये दिखता है कि कितने समर्पित हैं देश कि हम बिम्स्टेक को रिफॉर्म करें, रिवाइटलाइज करें, जिससे जो लोगों की अपेक्षा है बिम्स्टेक से उस चीज़ को हम पूरा कर सकें। पांडे जी, आप इस डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से आपने अपने तमाम विचार साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने थाईलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा है कि बैंकॉक में 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक के लिए गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्री को धन्यवाद। बिम्स्टेक नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज सार्थक बातचीत की आशा करता हूं। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तस्वीरें भी साझा की। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की, जो अब आखिरी पड़ाव में आ चुका है और इस अंतिम सप्ताह के दौरान सरकार कई अहम विधायी कार्य पूरे करने में लगी हुई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल होना सूचीबद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कोयला, खान और इस्पात संबंधी समितियों के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। लोकसभा की बात की जाए तो 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं, जिसमें तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बात अब उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की करें तो यहां शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा को अनुमोदित करने का संकल्प प्रस्तुत करेंगे। बात अब वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी खबर की। लोकसभा के बाद अब वक्फ से जुड़े दोनों विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि आज दोपहर 1 बजे इस बिल को उच्च सदन में पेश किया जा सकता है। हालांकि राज्यसभा के लिस्ट और बिजनेस में इसका कोई जिक्र नहीं है। पहला है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और दूसरा है मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। ये दोनों विधेयक कल देर रात करीब 10 घंटे से अधिक की चर्चा के बाद लोकसभा ने पारित कर दिया। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि वो लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इस बिल का विरोध करेंगे। बीजेपी से संभावित वक्ताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें पहला नाम है सदन के नेता जेपी नड्डा का। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल, मेघा कुलकर्णी, भागवत कराड़, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी चर्चा में शामिल होंगे। वहीं बात समाजवादी पार्टी की करें तो यहां से रामगोपाल यादव बहस में भाग ले सकते हैं। और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित किए जाने के बाद तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कहा कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका है, इसका स्वागत करता हूं, यह संविधान की सुरक्षा की जीत है। वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका है। स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से एक आगा खानी समाज का नुमाइंदा होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं। ये जीत है से संविधान की सुरक्षा की। मतलब अब अतिक्रमणकारी मानसिकता नहीं चलेगी। वक्फ जो मन चाहे उस पर दावा नहीं कर पाएगा। वक्फ के क्लेम्स पर अब ट्राइब्यूनल में ही नहीं
बल्कि कोर्ट में भी सुनवाई होगी और से सामाजिक न्याय की भी जीत हुई है। मतलब कि जो गरीब मुस्लिम है, जो पसमानदा है, जो बेवा है, यतीम है, उनको भी लाभ मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टीज से। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले सांविधिक संकल्प को देर रात पारित कर दिया। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुरूप 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए एक सांविधिक संकल्प केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने सदन में कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों से चर्चा की और बहुमत सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। शाह ने कहा कि इसके बाद कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। शाह ने कहा कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करने की है और वहां पिछले 4 महीनों से एक भी मौत नहीं हुई है और केवल 2 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार चाहती है कि मणिपुर में जल्द शांति हो, पुनर्वास हो और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की भी अपील की। हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी। जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आगे बढ़ते हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े अन्य विवादों की भी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की मांग की गई है। 19 मार्च को हुई पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने इस मामले को रखा था। साथ ही कोर्ट ने एएसआई और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की हिंदू पक्ष की संशोधन अर्जी स्वीकार कर ली थी। बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इससे कोई सबूत मौजूद नहीं है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर कराया गया था। भारतीय वायुसेना का एक जगुआर विमान देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक पायलट की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरे पायलट का जामनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा के प्रति संवेदना व्यक्त की। लिखा है कि जामनगर एयरफील्ड से उड़ान भर रहा आईएएफ जगुआर 2 सीटर विमान रात्रि मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलटों को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा और उन्होंने विमान को बाहर निकालने की पहल की ताकि एयरफील्ड और स्थानीय लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। दुर्भाग्य से एक पायलट की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे का जामनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईएएफ को जानमाल के नुकसान पर गहरा अफसोस है और वह शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दे दिए गए हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 5 अप्रैल तक स्टार्टअप महाकुंभ से दूसरे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप आयोजन में 64 देशों के प्रतिनिधि और मीडियाकर्मी शामिल हो रहे हैं। इस बार स्टार्टअप अप महारथी चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार निजी क्षेत्र ने चुनिंदा स्टार्टअप्स को 50 करोड़ के अनुदान की घोषणा भी की है। इस बार 10 थीमैटिक पवेलियन को पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा, जिसमें एआई, डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ टेक और बायोटेक, एग्रीटेक, एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक, गेमिंग एंड स्पोर्ट्स टेक और मोबिलिटी शामिल है।
फंड्स की अगर हम बात करें तो क्या फंड्स फ्लो हो पाएंगे? इकोसिस्टम पूरी दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में? सर एक्चुअली इन्वेस्टर्स काफ़ी हैं इंडिया में, कैपिटल भी काफ़ी है। सरकार ने अब 10,000 करोड़ और सैंक्शन किए हैं फंड ऑफ फंड्स। पिछला फंड ऑफ फंड 10,000 करोड़ था, काफ़ी सफलता मिली है, तो मेरे ख्याल से फंड्स हो जाएंगे। फंडिंग के सिनेरियो को आप इस वक्त कैसे देखते हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए? जी देखिए, फंडिंग सिनेरियो इंडियन इकोसिस्टम में बढ़िया होता जा रहा है। अभी अब जो महाकुंभ भी कर रहे हैं, देखिए दूसरी दफ़ा हो रहा है, पहली दफ़ा तो शुरुआत ही थी, अब ये दूसरी दफ़ा महाकुंभ कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि स्टार्टअप्स जो हैं विजिबल होंगे, एक पाइपलाइन क्रिएट होगी, और पाइपलाइन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं क्रिएट होगी, भारत में नहीं क्रिएट होगी, ये दुनिया भर में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सरकार का इतना अच्छा इनिशिएटिव है एंड DPIIT ने इतना अच्छा इसके अंदर काम किया है कि इसको सब स्टार्टअप्स जो इंडिया के हैं, ये नहीं कि आप कहीं से भी आ रहे हो, Tier 1 Tier 2 के ही सिर्फ नए हों, आप Tier 3 के भी स्टार्टअप्स, आप किस सेक्टर में हैं, क्लाइमेट में हैं, ESG में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, डिफेंस में हैं, एरोस्पेस में हैं, AI में हैं, हर एक तरीके का स्टार्टअप का एक पवेलियन बना है। उस पवेलियन के अंदर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। और स्टार्टअप की फंडिंग को लेकर क्या सोचते हैं निवेशक, और क्यों निजी क्षेत्र ने पहली बार 50 करोड़ के अनुदान की घोषणा की है, इस पर रुकमा कैपिटल के फाउंडर अर्चना जहागीरदार के साथ खास बातचीत की संवाददाता अजय मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। ज़्यादा बात करने के लिए अर्चना जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये क्या इनिशिएटिव है स्टार्टअप महाकुंभ? ये डिसाइड करा गया है कि एक ग्रांट मनी का चैलेंज, देखिए जो बहुत छोटा स्टार्टअप होता है तो कभी कभी रिस्क कैपिटल नहीं मिलती है, और काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे जैसे डीप टेक हो गया, जहाँ पे फंडिंग अभी इतनी है नहीं, तो ग्रांट मनी बहुत मायने रखती है इन कैटेगरीज़ के लिए, राइट। तो वी वांटेड कि जो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज हो, जहाँ पे ग्रांट मनी बहुत बड़ा अमाउंट हो, तो 50 करोड़ है जो सबसे बड़ा है। इंडिया में इतना बड़ा ग्रांट मनी एकत्रित होके पहली बार हो रहा है, और ये सारी प्राइवेट बॉडीज़ और प्राइवेट एंटिटीज़ मिलके उन्होंने करा है। तो 50 करोड़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सिलेक्टेड स्टार्टअप्स। तो ये जो महारथी चैलेंज आप लोग करने जा रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए हैं, या फिर क्या चीज़ देखें आप सिलेक्शन में? देखिए, हमने अलाइन करा है जो हमारे थीमेटिक पवेलियंस है, जो 10 थीमेटिक पवेलियंस है, उसी बेसिस पे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम करी थी, और फिर उस बेसिस पे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने फाउंडर्स को दी, तो उन्होंने जो सॉल्यूशंस उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताई, उस पे उनका सिलेक्शन हुआ है, एंड उस बेसिस पे उनको वो ग्रांट मनी मिलेगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव क्या आपको लगता है कि आगे भी जारी रहेंगे? हो सकता है बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिसके बारे में नहीं जानते होंगे, वो इस बार बस मिस कर गए होंगे इसकी। नहीं, ये तो बार बार लगातार करना है, ये सिर्फ एक बार करके ख़त्म नहीं करना है, बिकॉज लाइक आई सेड, देखिए जब शुरुआत होती है तो पैसा मिलना बहुत कठिन होता है। अमेरिका में ना एक फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड बोलते हैं, बट इंडिया में कितनों के इतने फ्रेंड होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे जो उनको कुछ भी पूंजी दे पाएँ, तो ये ग्रांट मनी बहुत ज़रूरी है, तो ये हम अगले साल भी करेंगे। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन, एज अ फाउंडर, एज अ फाइनेंसर, जब आप देखते हैं फाउंडर आपके पास आते हैं, व्हाट आर दोज की 2-3 क्वालिटीज़ दैट यू सी बिफोर इन्वेस्टिंग इन देम? उनमें ना एक जुनून होना चाहिए। अगर जुनून नहीं है तो वो फाउंडर की आंखों में दिखना चाहिए वो जुनून। अगर वो जुनून नहीं है तो आपका कितना भी अच्छा आइडिया हो, आप बड़ी कंपनी नहीं बना पाएंगे। पर अगर आप में जुनून है तो आप एक अपना रास्ता पकड़ लेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए उस रास्ते में, और हम वही देखते हैं कि जुनून है कि नहीं फाउंडर में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी बात करने के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ आने को तैयार है, आप भी इसमें हो सके तो पार्टिसिपेट कीजिए। कैमरामैन संजीव के साथ अजय मिश्र, न्यूज़ दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारत में एआई को अपनाने में तेजी देखी जा रही है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भारत में बढ़ते एआई के उपयोग पर प्रशंसा जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भारत में अभी एआई अपनाने के मामले में जो हो रहा है उसे देखना आश्चर्यजनक है। हमें रचनात्मकता का इतने बड़े स्तर पर उपयोग अच्छा लग रहा है। भारत दुनिया से आगे निकल रहा है। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे न्यूज़ पंच। मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।